Hello student, today we start class 11 accountancy part 3, in which session we covered the topic branches of accountancy, qualitative characteristic of accountancy, users of accountancy and basic terminology like assets, liability, capital, drawing and etc. Okay. So जो आज का पहला टॉपिक है वो है आपका branches of accounting। तो हमारे पास तीन तरह की ब्रांच होती है अकाउंट की, वैसे बहुत होती है लेकिन बेसिकली अभी तीन को ही डिस्कशन में लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर हम जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किस नेचर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल नेचर की। और उसमें हमें पता लगे कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, और हमें बता पाए कि फाइनेंशियल पोजीशन इस समय क्या है हमारे बिज़नेस की। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कशन करते हैं तो उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्या लिखेंगे? रिकॉर्डिंग of business transaction of financial nature to ascertain the प्रॉफिट, यानी डिटरमाइन कर पाए प्रॉफिट को या फिर लॉस को ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसको भी मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है ऐसा। एंड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो देखो स्टूडेंट, जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड आते हैं। फर्स्ट वन इज कैलेंडर ईयर, क्या कहते हैं उसे? कैलेंडर ईयर। सेकंड होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अब जो कैलेंडर ईयर होता है ये स्टार्ट होता है 31 जनवरी से टू 31 दिसंबर तक जाता है ये। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जाता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 है तो ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2021 में जाके। तो इस तरह से हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कैलेंडर ईयर में हो सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर? कि रिकॉर्ड करना उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो किस नेचर की हो? फाइनेंशियल नेचर की, जिससे हमें पता लगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और हमें प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे किसकी? बिजनेस की। अब फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या निकालते हैं हम लोग? बैलेंस शीट को देखते हैं। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ascertain of
total cost and per unit cost of goods and सर्विसेज। किसी भी बिजनेस के या किसी भी फर्म के में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हमें कैसे पता लगता है कि उनकी पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है, किस रेट पर उसे बेचना है। ये सारा काम किसके अंदर होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे, लाइक BCom CA, तब आप इसको स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। और लास्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग information in a such manner, उस यानी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उस तरीके से प्रेजेंट करना है जिससे मैनेजमेंट की हेल्प हो। हेल्प क्या हो? मैनर दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन, सबसे पहले किसमें हेल्प करती है? प्लानिंग में, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? बिजनेस ऑपरेशंस को, ताकि एक बेटर डिसीजन वो लोग ले पाए। इसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। तो होप आपको समझ आ गया होगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 मेन अकाउंटिंग हमने पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और भी होती हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग होती है, आपके आगे सोशल अकाउंटिंग भी होती है। तो वो सारी डिटेल इन हायर क्लासेस में। अभी आपको इन 3 मेजर अकाउंटिंग्स की रिक्वायरमेंट थी समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरेस्टेड यूजर्स only if it possess the following कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल तभी है इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए जब वो इन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या? देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अकाउंटिंग की, वो किसी ना किसी फैक्ट्स पे क्या होनी चाहिए? बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड बी वेरीफाइड, फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब हो जैसे बिल वगैरह हो गए, आपके कैश मेमो हो गए, क्रेडिट नोट हो गए, सारे के सारे क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिससे पता लगे कि वो ट्रांजैक्शन हुई है बाय एनीवन, और इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एस एंड एरर्स।
भाई इसका मतलब हुआ कि आपके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कोई एरर जनरेट नहीं होना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर, वरना ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। एक होता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट में एरर आ गया कि आपने लिखना था 5,000, आपने लिख दिया 500। एक होता है पर्सनल बेसिस पर आपने उसको गलत कर दिया ताकि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड ना हो। तो इन्फॉर्मेशन को आपको फैक्ट्स पे और वेरीफाइड दिखाना किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक रिलायबल होनी चाहिए ताकि वो फैक्ट्स और वेरीफाइड आप क्लियर कर पाओगे। फिर आता है आपका रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन तभी रिलीवेंट होगी जब वो हेल्प कर पाए आपके मैनेजमेंट की, किसी यूज़र की, कि वो अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए क्या कर पाए, कुछ प्रेडिक्शन कर पाए, कुछ आउटकम निकाल पाए, तो उसे कहते हैं हम लोग रिलीवेंस। क्या कहते हैं? रिलीवेंस। क्या लिखेंगे? टू बी, इंफॉर्मेशन टू बी रिलीवेंट information must be available in time, यानी टाइम से मिल जाए, and must influence the decision of users by helping them to form prediction about outcomes। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि यूज़र उसे समझ पाए। सिंपल इंफॉर्मेशन should be presented in a such manner that user can understand well। ठीक है। और लास्ट आता है आपका कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने बिजनेस के प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स के साथ क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, हमें किस तरह के डिसीजन लेने हैं। वो सारी चीज़ें किस में आती है? कंपेरेबिलिटी में। इसका मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, यानी प्रोवाइड करनी चाहिए इन सच मैनर दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विथ प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ, अपने प्रीवियस ईयर से ही क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ, एंड अदर फर्म्स डाटा, और दूसरे फर्म के डाटा से भी कंपेयर कर पाए, ताकि उन्हें पता लगे कि एक्चुअल में उनकी पोजीशन इस समय क्या चल रही है। तो ये थे आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो है आपके रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्स एंड वेरीफाइड कर पाए हम चीज़ों को थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट। रिलीवेंस का मतलब इन्फॉर्मेशन जो वो एक टाइम पे मिल जाए
ताकि यूज़र्स क्या कर सके, एक बेटर डिसीजन ले पाए और एक प्रेडिक्शन कर पाए कि आउटकम्स उनके कैसे रहेंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन को उस तरीके से तैयार करना है या दिखाना है यूज़र्स को ताकि उसे अच्छे से समझ पाएँ। और कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से डिस्क्लोज करा जाए यूज़र के आगे ताकि वो प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ आपको कंपेयर कर पाए और अदर कंपनी के साथ आपको कंपेयर कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आजकल जब 31 मार्च आते हैं तो बैलेंस शीट्स आती हैं, उसमें 3 साल का डाटा कंपेयर करने के लिए दिया होता है बैलेंस शीट का, ताकि लोगों को ये पता लगे, इन्वेस्टर को पता लगे कि हमारा ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, कैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते क्या है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। अब यूज़र ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, हमारे पास 2 तरह के यूज़र्स होते हैं जो हम बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं आपको समझाता हूँ पूरा एक फ्लो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से यूज़र्स को हम इंटरनल बोलेंगे, कौन से यूज़र्स को हम एक्सटर्नल बोलेंगे। देखो, सबसे पहला यूज़र कौन बनता है हमारी कंपनी का या फर्म का? सबसे पहले यूज़र बनता है ओनर, है ना। ठीक है, ओनर कैसे बनता है? ओनर क्या करता है? ओनर कैपिटल लगाता है। कैपिटल का मतलब ऐसा, जो भी ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस में उसे हम किस नाम से दिखाएंगे? कैपिटल नाम से। तो ओनर क्या करता है? कैपिटल को लगाता है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। ठीक है, और क्या करता है? मेकिंग बेटर प्लान टू मेक प्रॉफिट। प्लानिंग करता है ऐसे प्लान्स की जिससे उसे क्या हो? बेटर प्रॉफिट हो। फिर आपका आता है मैनेजर। ठीक है, मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर कैसे वर्क करेगा? जब जो ओनर बोलेगा तो मैनेजर वर्क एज पर guidelines, manager work as per guidelines by owner to get maximum रिजल्ट, ताकि उसे क्या मिल पाए? एक मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई क्या करते हैं? यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी ओनर्स के प्लान को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट द ओनर्स प्लान एज पर मैनेजर्स एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट कौन आ सकता है बिजनेस के अंदर? सपोज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या है? जिससे कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है उधार में, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? क्रेडिटर्स। यानी क्या लिख सकते हैं? ये लोग क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। क्या? सप्लाई रॉ मटेरियल टू फर्म और बिजनेस। ठीक है, फिर आते हैं आपके सपोज लेबर। अब लेबर क्या करते हैं? कन्वर्ट द रॉ material into फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके कौन? वर्कर। वर्कर क्या काम करते हैं? वर्कर वर्क क्या करते हैं? मेनली
पैकेजिंग वगैरह का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, वर्कर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको पूरा एक फ्लो बता रहा हूँ, किस तरह से आपको पता लगता है कि कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल है। और कौन हो सकता है, कस्टमर। कस्टमर क्या करते हैं, खरीदते हैं, आपके सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कस्टमर को सोल्ड गुड्स टू कस्टमर, या कस्टमर क्या करते हैं, बाय गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, फिर आता है वर्ड सोसाइटी। क्या आता है, सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी कैसे बनती है, नंबर ऑफ कस्टमर मेक्स सोसाइटी। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर मेक सोसाइटी। अब नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बनाते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि माउथ मार्केटिंग होती है ना। एक पर्सन गया, उसने फिर दूसरे को बोला कि यहाँ से सामान ले लो, ये अच्छा है, तीसरे को बोला, इस तरह से कस्टमर बनते जाते हैं। तो इट्स कॉल्ड माउथ मार्केटिंग। और एक नंबर ऑफ कस्टमर जब होते हैं तो एक सोसाइटी बन जाती है, और यही कस्टमर क्या बनाते हैं आगे जाके, आपकी रेपुटेशन, आपका ब्रांड, दैट्स कॉल्ड गुडविल। ठीक, फिर आता है आपका इन्वेस्टर। कौन आते हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मनी इनटू बिजनेस, हमारे बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग। और क्या उम्मीद करते हैं कि इन्हें इन फ्यूचर रिसीव होगा क्या, बेटर रिटर्न इन्हें मिलेंगे। रिटर्न का मतलब उन्हें प्रॉफिट का एक मार्जिन हमसे मिल जाएगा। तो ये भी यूज़र्स में आते हैं, इन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर आते हैं आपके बैंक्स या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बैंक क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर पाओ, एक्सपेंड कर पाओ, है ना। लास्ट कौन आता है आपका, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है ना यूज़र की तरह से। गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है कि अगर बिजनेस में लॉस ही लॉस आ रहा है तो बंद करवा देगी गवर्नमेंट। और क्या प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हो उस पर मेजर किसकी होती है, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ फर्म टू सेल देयर गुड्स टू पीपल। और क्या करती है गवर्नमेंट, हमसे क्या लेती है, टैक्स। क्या लेती है, टैक्स। तो उनको भी हमारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि पता लगे कि कितना प्रॉफिट में जनरेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना टैक्स बनता है। तो आप देखो यहाँ पे ओनर से ये कन्वर्ट होके कहाँ गया, मैनेजर पे। मैनेजर से कहाँ गया, एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय से गया ये क्राइटर पे। क्राइटर से गया ये लेबर पे। लेबर से गया ये वर्कर्स पे। वर्कर से कस्टमर पे, सोसाइटी पे, इन्वेस्टर पे, बैंक्स पे, और फिर गवर्नमेंट पर। घूम के फिर कहाँ पे आ गया, ओनर पे। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। तो इसी तरीके से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे यूजर्स कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन से यूजर्स हमारे लिए क्या है, इंटरनल है, कौन से यूजर्स हमारे लिए एक्सटर्नल है। तो देखो जो कंपनी के बाहर से कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो वो सारे क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल। जैसे गवर्नमेंट क्या है, एक्सटर्नल। बैंक्स क्या है, एक्सटर्नल। इन्वेस्टर क्या है, एक्सटर्नल। सोसाइटी एक्सटर्नल। कस्टमर एक्सटर्नल। लेकिन वर्कर तो कंपनी के अंदर ही काम करेंगे, तो वर्कर क्या हुए, इंटरनल। लेबर क्या हुए, इंटरनल। क्राइटर कंपनी के बाहर के होते हैं, दैट मीन्स कॉल्ड एक्सटर्नल। एम्प्लॉयज़ क्या हुए, इंटरनल। मैनेजर क्या हुए, इंटरनल। ओनर क्या हुए, इंटरनल। यानी ऐसे लोग जो कंपनी को बाहर से फंड रेज करवाते हैं या उनके रेपुटेशन में हेल्प करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स। या रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग जो कंपनी के अंदर रह के कंपनी के लिए काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनल यूजर्स। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और इस चार्ट को आप उतार सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे आज के टॉपिक। बेसिक टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक इस पार्ट में छूट गया है वो मैं आपके पार्ट इसी का सेकंड पार्ट एक अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा।
दोनों पार्ट्स को एक साथ ही अपलोड करूँगा तो यूट्यूब पे, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय।